हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आप लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी बीच मैं जनरल स्टडीज़ सेक्शन के लिए सेट नंबर 12 लेकर के उपस्थित हो गया हूं। इससे पहले आप लोगों ने 1 से लेकर के 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट और कुछ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अलग से भी हमने प्रैक्टिस किया है। तो इस प्रकार से आइए चलते हैं एक नए मॉडल सेट नंबर 12 के लिए। तो आइए एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं 31 नंबर से। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी मिलकर 2809 रुपया की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यानी x विद्यार्थी है और x रुपया ही दान किया है, ठीक है। और सब मिलकर कितना राशि पुर गया, 2809 और 28, ये देखिएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 53 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आइए उसके बाद दूसरा प्रश्न है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है और इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी ठोस गोलियां ढाली जाती हैं। ऐसी ढाली गई गोलियों की अधिकतम संख्या पूर्णांक में कितनी होगी। ये पूर्णांक में कहा गया है, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पर पूर्णांक में रखने में भूल हो गई है, तो कोई बात नहीं, जो नियरेस्ट अबाउट आंसर होगा उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर यदि गोलियों की संख्या कहें ना, तो दोनों जो है ठोस गोले के आकार का, ये भी पिघलाया जो गया है वो भी गोले के आकार का है, और जो छोटी गोलियाँ बनाई जा रही है वह भी गोलियाँ हैं, मतलब गोले के आकार की है। और गोले के आयतन को आप लोग सूत्र जानते होंगे, सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब सोचिए, ये बड़े गोले को पिघलाया गया है और छोटे गोले के रूप में बनाया गया है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, बड़े गोले में छोटे गोले से भाग दे देंगे, तो n गोलियां की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ी आर का क्यू और बटे 4/3 पाई और छोटी आर का क्यू, ठीक है, छोटी आर का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 पाई और यहाँ पर भी 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट राशि कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 11। बड़ी मतलब गोले के लिए त्रिज्या कितनी है, 11 है, तो 11 पर पावर 3, और यहाँ पर जो छोटी गोलियाँ बनाई गई है उसके लिए त्रिज्या है 2, तो 2 पर पावर 3, यानी 1331 में 11 का क्यू होता है 1331, 1331 में 2 का क्यू 8 होता है, 8 से भाग देंगे तो जो भी आएगा उत्तर आ जाएगा। उत्तर यहाँ पर कितना है, 166। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ए बी मिल करके किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, और ए सी उसी काम को जो है 45 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्या करते हैं ना कि ए बी मिल करके जो है ये 36 दिन में कर रहा है, बी सी मिल करके कितना दिन में कर रहा है, बी सी मिल करके 60 दिन में कर रहा है, और सी ए मिल करके कितने दिन में कर रहा है, तो 45 दिन में। इसका जो एलसीएम लेते हैं ना, ये होता है आपका टोटल वर्क, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 36 पंचे 180, 60 तिया 180, 45 चौके 180, तो 5 3 8 और 8 और 4 12, तो टोटल 12 यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ए बी है, बी सी है और सी ए है, यानी 2 पीस ए भी है, 2 बार बी भी है, 2 बार सी भी है, तो 2 बार टोटल है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी सबका मिलकर को जो क्षमता होता है वो 6 यूनिट हो जाता है। तो इसका डिटेल मैं उस वीडियो में बता दूंगा, यहाँ पर बनाने में नहीं बन रहा है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो आंसर हो जाएगा आपका 90 दिन। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 90 दिन। इस टाइप का टाइम एंड वर्क का प्रश्न तो आप लोग बना ही लेते होंगे, और जिनसे नहीं बनता है वो मेरा मैथमेटिक्स वाला वीडियो देख लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय कर लिया जाता है। कार की चाल और बस की चाल के बीच का अनुपात आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ एक बात बोल देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। समय जो होता है वह चाल के अनुपात का उल्टा है, तो समय आपके पास दिया होता है, इसका उल्टा क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। हमेशा जानिए समय जो होता है ना, समय जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के।
इसी बात पर आपका उत्तर हो जाना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी 2:1। बनाकर देखिएगा, नहीं तो वो वाला वीडियो देख लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं 35। 3 छात्रों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि उसकी औसत आयु 2, 3, 4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी आयु वाले छात्र की आयु जो है कि ज्ञात करना है। इस तीनों में से सबसे जो बड़ा है उसका आयु ज्ञात करना है। तो उसका आयु कितना है? 20 वर्ष हो जाता है। 35 का विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 वर्ष। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है यानी व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय यानी खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है ये आपको बताना है। उसके बचत में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमेशा क्या हो रहा है? वृद्धि ही हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है तो देख लेंगे कि कितना वृद्धि हो रहा है, ये आपको आंसर के रूप में निकालने हैं। आइए उसके बाद चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 52% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 36 का विकल्प सी सही हो जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और सब पर ब्रैकेट बंद करके 3/2 है। पावर कितना है? ब्रैकेट के बाद कितना है? 3/2 है पावर, और बराबर है 6 पर पावर 3 और इंटू ए है तो ए का मान आपको निकालना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आपके पास क्या उत्तर हो जाएगा? 2 पर पावर 3। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से हो जाता है अपना जीके की शुरुआत। 38 नंबर प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, ठक्कर बापा। ठीक है, तो ठक्कर बापा जिनका काफ़ी बड़ा योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में, और इन्होंने ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत बाद में 1950 में जाकर के प्रकाशित हुआ था, और यहीं से पता चलता है कि जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है कि ठक्कर बापा ने ही किया था। ज्योतिबा फुले के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, सबसे प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा और छत्रपति शिवाजी। ये तीनों पुस्तक को आप याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था, वही ज्योतिबा फुले हैं, और इनकी 3 प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा और छत्रपति शिवाजी, तीनों पुस्तक का नाम रखेंगे। गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा और छत्रपति शिवाजी। और इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था। और महात्मा गांधी के बारे में तो आप इतना जानते हैं कि किसी और के बारे में शायद ही जानते होंगे। अपने बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। एक बात याद रखना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो बिहार की धरती पर से ही किया था, चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कहाँ पर निमंत्रण दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। लखनऊ अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या हुआ था? वहाँ पर गरम दल और नरम दल के बीच मिलन हुआ था, और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसी कारण से जाना जाता है। लखनऊ इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिकाचरण मजुमदार ने किया था। अंबिकाचरण मजुमदार ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं और उनके संस्थापक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता का मदरसा वारेन हेस्टिंग्स और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? कूट आपको पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। केवल 3, केवल 2, 1 और 3। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है केवल 2। ठीक है, केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है, बाकी 1 और 3 जो है ये सुमेलित नहीं है। कलकत्ता का मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित किया गया था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है श्री जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर
किया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नवालिस थे, विलियम जोन्स नहीं थे। कौन थे? कर्नवालिस थे। तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है ये कर्नवालिस के समय में बना था, और इसका जो प्रस्ताव दिया था किसने दिया था? जोनाथन डंकन ने। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कलकत्ता का संस्कृत कॉलेज किसके प्रस्ताव द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने मंजूरी प्रदान की थी? तो प्रस्ताव था श्री जोनाथन डंकन का। कलकत्ता का मदरसा ये सही है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बना था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जहाँ तक बात है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय में हुआ था। लॉर्ड बेलेजली को रिचर्ड बेलेजली भी कह सकते हैं, लेकिन आर्थर बेलेजली जो है वह लॉर्ड बेलेजली का छोटा भाई था। आर्थर बेलेजली और लॉर्ड बेलेजली दो अलग अलग व्यक्ति थे। लॉर्ड बेलेजली बड़े भाई थे और आर्थर बेलेजली छोटा भाई था। आर्थर बेलेजली बाद में जाकर के इंग्लैंड का राजा भी बना था। ठीक है, प्रधानमंत्री बना था, सॉरी राजा नहीं बना था, बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने थे। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म का संस्थापक कहिए, प्रवर्तक कहिए, गौतम बुद्ध को कहते हैं। और जो बुद्ध भगवान थे, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने ही क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। एक्चुअली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर, प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर अस्थायित्व का प्रतिपादन किया था। प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर अस्थायित्व का प्रतिपादन किया। बाद के समय में उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने इसी अस्थायित्व का जो प्रतिपादन किया था इसका नाम बदलकर क्षणिकवाद कर दिया गया। तो स्थापना तो गौतम बुद्ध ने ही किया था, भगवान बुद्ध ने ही किया था। नाम बदलकर बाद में क्षणिकवाद उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है भगवान बुद्ध ने ही किया था। चलिए उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 का क्या कहना है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित कैसे करेंगे? तो जियाउद्दीन बर्नी है इस तरफ जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया है? तो जियाउद्दीन तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, और ये हो गया 1 का 3, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद है हसन निजामी। हसन निजामी जो है ताजुल मासीर की रचना किसने की? हसन निजामी ने। तो 2 का हो गया 4, हसन निजामी, ताजुल मासीर। ताजुल मासीर जो है एक पुस्तक है जिसकी रचना हसन निजामी ने किया है। मिनहाज उस सिराज, ये तो आप लोग जानते होंगे, मुझे लग रहा है बहुत पॉपुलर है। और जियाउद्दीन बर्नी का भी तारीख़ फिरोज शाही पॉपुलर है। मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी की रचना जो है ये मिनहाज उस सिराज ने किया था। उसके बाद याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसको कहा जाता है। यहाँ पर सरहिंदी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याहिया बिन अहमद सरहिंदी भी इसको कहा जाता है। तो इन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही की रचना जो है किसने किया? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। तो इस प्रकार से जो भी होगा ये कूट में दिया हुआ वो कूट उत्तर हो जाएगा। तो कूट का विकल्प जो है बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में एक एक करके समझना होगा कि कौन सा कथन सही है। पहला है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद का गठन किया गया। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो विकल्प ए आप देख पा रहे हैं ये विकल्प ए भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, बल्कि यह भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 का है। ठीक है, जिसके लिए कहा जाता है प्रांतों में द्वित शासन की व्यवस्था की गई थी, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1919 का, 1935 का नहीं। तो एक तो छटनी हो गया कि कौन सा कथन सही है, तो एक सही नहीं है। उसके बाद क्या है? भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई
और संघ को 2 इकाइयाँ ब्रिटिश भारतीय प्रांत और विदेशी रियासतों में विभाजित कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो 2 नंबर, ये सी नंबर भी सही है। तो चूंकि एक विकल्प गलत है और 2 विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं? तो दोनों प्रकार की, एक्चुअली ग्रंथियां जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। ग्रंथियां हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अंतःस्रावी और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं? जो हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण समझ लीजिए। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, उसके लिए कोई स्पेशल नलिका नहीं होती है। एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव न करके एंजाइम का स्राव करती है, और इसमें क्या होता है? नलिका होती है, स्पेशल नली होती है उस एंजाइम को प्रवाहित होने के लिए। तो ये अंतर है। तो यहाँ पर उत्तर भी आप लोगों को पता चल गया कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां कौन सी है? तो अग्न्याशय ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यह अधिवृक्क ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये वृक्क यानी किडनी के ऊपर में रहता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होगा? वृक्क के ऊपर में, किडनी के ऊपर में। और भी आप लोगों को मालूम हो कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? इसी एड्रिनल ग्लैंड से। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर को जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, 20वीं सदी का डार्विन किसको बोलेंगे? अर्नेस्ट मेयर को। क्यों बोलेंगे 20वीं सदी का डार्विन? इनको डार्विन इसलिए बोलेंगे कि अर्नेस्ट मेयर एक अमेरिका में रह करके प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे, और ये विकासवादी जीव विज्ञान का अनुसंधान को जो है भिन्न क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र के रूप में जो है सिद्ध किया, और इसी कारण से उन्हें जो है 20वीं शताब्दी का डार्विन कहते हैं। फिर से मैं इसे बता देता हूं कि अर्नेस्ट ने यूएसए में विकासवादी जीव विज्ञान अनुसंधान को भिन्न क्षेत्र के रूप में सिद्ध किया था। भिन्न क्षेत्र के रूप का मतलब हुआ कि विकासवादी जो जीव विज्ञान का अनुसंधान है, इसको कई क्षेत्र में सिद्ध कर दिया था। इसी कारण से 20वीं शताब्दी का इनको क्या कहते हैं? डार्विन कहते हैं। और हरगोविंद खुराना को आप जानते होंगे, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डूबने के बाद डैश रंग की हो जाती है। तो किस रंग की हो जाएगी? यदि कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील को डालेंगे तो यह भूरी रंग की, लाल भूरी रंग की हो जाती है। पूरा लाल नहीं और पूरा भूरा नहीं, लाल भूरा रंग का। चूंकि ऑप्शन आपके पास लाल है तो शुद्ध लाल होता नहीं है। नीला कॉपर सल्फेट की घोल जो है वह नीले कलर का होता है, लेकिन उसमें डालने के बाद क्या होता है? लोहे की कील भूरे कलर की हो जाती है, लाल भूरा टाइप का हो जाता है। तो इसकी व्याख्या सुन लेना चाहिए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा? नीला। के घोल में जब डुबाते हैं ना, तो लोहे के घोल से जो है मतलब लोहा जो है तांबे के घोल से उसको क्या करता है? विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। लोहा तांबे की तुलना में अधिक जो मजबूत विस्थापन करने वाला एजेंट होता है। लोहा जो होता है तांबे की तुलना में ये मजबूत विस्थापक एजेंट होता है। इसी कारण से इस अभिक्रिया में क्या होता है कि लोहा जो है कि फेरस आयन में और कॉपर जो होता है वह क्यूप्रिक आयन में बदल जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कील पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो याद रख लेना है, नहीं कुछ समझ में आए तो, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालेंगे तो क्या होगा? यह भूरा हो जाएगा, और लाल भूरा उत्तर में रहेगा तो लाल भूरा ही लेंगे, नहीं तो सिर्फ भूरा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? पूछा कि नहीं आता है। तिलहन की श्रेणी कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, सोयाबीन तिलहन की श्रेणी में आता है, उससे तेल निकालते हैं। तिलहन का मतलब होता है वैसा खाद्यान्न
जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, तेल प्राप्त कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, उसको तिलहन बोलते हैं। सोयाबीन से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, लेकिन जई से तेल नहीं बनता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, जई। तिलहन की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, तो जई जो है वो तिलहन की श्रेणी में नहीं आता है। वो एक प्रकार का घास है जो मवेशियों के खिलाने में यूज किया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किसके साथ गुना किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बल को वेग के साथ गुना किया जाता है। क्यों उत्तर होगा वेग, इस बात पर मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। सीधे रेखा में चलने वाली बोला है क्या ना, तो सीधे मामलों में क्या होता है कि नियत बल और उसके साथ एक वस्तु को गतिमान रहना पड़ता है। सीधी चलने वाली रेखा की यदि बात करें तो एक बल उस पर काम कर रहा है और एक गतिमान वस्तु जो गति कर रहा है, तो शक्ति बराबर हो जाएगा बल गुना वेग। तो यहाँ पर बल के साथ किसको गुना करना पड़ेगा, बल के साथ वेग को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, और नहीं था तो उसका एक्सप्लेनेशन में ज़रूर था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करना हो, पत्थर की आयु ज्ञात करना हो, पहाड़ की आयु ज्ञात करना हो, चट्टान की आयु ज्ञात करना हो, इस प्रकार की आयु ज्ञात करने के लिए आपको यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करना पड़ता है। और यदि जीवाश्म की आयु ज्ञात करना हो, जीवाश्म मतलब कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि का आयु ज्ञात करना हो, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जर्मेनियम डेटिंग कुछ नहीं होता है। उसके बाद यदि पौधे की आयु ज्ञात करना होता है तो उसका वार्षिक वलय को गिन करके हम लोग पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। आइए चलते, यहाँ पर तो क्या उत्तर हो गया, यूरेनियम डेटिंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी विटामिन के लिए हमको कुछ भी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होता है, ये हमारे शरीर में ही बन जाता है। दूसरा कथन है कि विटामिन B12 को कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। तीसरा कथन है विटामिन B जल में घुलनशील विटामिन है। चौथा कथन है विटामिन C सभी साइट्रिक फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर चारों कथन जो है ना, आप याद कर लीजिए, चारों कथन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। पूछा विचार करिए और नीचे पूछा उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो चारों कथन सही है, आप चारों को एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि चारों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बन जाता है या संश्लेषित हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका के। पूछेगा कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पूछेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन B और विटामिन C जो है दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है, और बाकी A, D, E और K ये चारों विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होता है। वसा का मतलब हुआ तेल में घुलनशील होता है। A, D, E, K वसा में घुलनशील और B, C जल में घुलनशील। और साइट्रिक फल का मतलब होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू है, संतरा है, इस टाइप का जो भी फल है ये साइट्रस फल कहलाता है, और साइट्रस फल में विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर। मानव कान में ध्वनि की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस प्राचल द्वारा निर्धारित होता है। एक वर्ड ध्यान देंगे, ये मैंने बहुत देख करके, कई जगह से देख करके फिर इसको रहने दिया है। मुझे लग रहा था कि प्राचल होता है या नहीं होता है, लेकिन प्राचल होता है। जब कभी भी प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाएगा तो घबराएंगे नहीं। तो मानव कान में ध्वनि की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस प्राचल द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। आवृत्ति है, तीव्रता है, तरंग रूप है और आयाम है, किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि सभी के द्वारा निर्धारित होता है, आवृत्ति के द्वारा भी, तीव्रता के द्वारा भी, तरंग रूप के द्वारा। अच्छा, तरंग रूप आप लोगों ने लिखा हुआ देखा, तरंग रूप कहें या तरंग दैर्घ्य कहें एक ही बात हुआ। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। अथवा यह भी बोल सकते हैं कि तरंग एक दोलन पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है वो उसकी तरंग दैर्घ्य, तरंग रूप, तरंग लंबाई कहलाता है। ठीक है, आयाम क्या होता है, मैक्सिमम दोलन, किसी कण के द्वारा जो अधिकतम दोलन है वो उसका आयाम कहलाता है।
और तीव्रता किसको कहते हैं? तो तीव्रता क्या होता है? प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा जो है वो तीव्रता कहलाता है। एक सेकंड में ध्वनि की कितनी ऊर्जा गुजर रही है, ये जो है उसकी तीव्रता कहलाता है। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतनी अधिक तीव्र होगी ध्वनि, और जितनी ऊर्जा कम होगी उतने ध्वनि की तीव्रता कम होगी। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि उत्तेजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? जब उत्तेजना होती है तो उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी कौन सा? एड्रेनलिन। ठीक है, उत्तेजना के समय में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होगा? तो एड्रेनलिन। लड़ो या उड़ो हार्मोन अभी मैंने पीछे आप लोगों को कहा था, यही होता है उत्तेजना। यानी किसी भी प्रकार की, यदि आपको जैसे मान लिया जाए कि आप चल रहे हैं और पैर के नीचे एकदम लंबा सा ऐसे करके आ गया, दर्द के मारे आप क्या करेंगे कि उछल कूद के भागना शुरू करेंगे। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर आई कहाँ से? तो ये जो लड़ो उड़ो हार्मोन स्रावित हुआ, आपके अंदर ऊर्जा आया एकाएक और आप भागना शुरू किए बड़ी तेजी से। तो ये लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन से ही स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और यही जो है कि उत्तेजना पैदा करता है। कार्टिसोन को भी समझ लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिसोन जो है कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, और ये क्या करता है कि आपके शरीर की प्रकृति, रक्षात्मक प्रकृति को कम कर देता है। क्या मतलब हुआ? जैसे सूजन है या एलर्जी है, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को क्या करेगा? वो कम कर देगा। और उसके बाद एरोटोनिन क्या होता है? तो सॉरी, एरोटोनिन नहीं, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है? तो सेरोटोनिन जो है आपके मूड को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है सेरोटोनिन। यदि ध्यान नहीं रखेंगे आपका मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? सेरोटोनिन जिम्मेवार होगा। तो सेरोटोनिन क्या करता है? आपको, आपके मूड को नियंत्रित करता है। यह मेलाटोनिन के साथ मिलकर आपके सोने, आपके जागने के समय को नियंत्रित या निर्धारित करता है। इसके साथ साथ और ये क्या करता है? तो ये आपका जो है कि जो स्वास्थ्य है, वो आपका जो दर्द है, आपका यौन इच्छा है, इस टाइप से जो आप महसूस करते हैं, इसके लिए सेरोटोनिन ही जिम्मेवार होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है सेरोटोनिन, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 52। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे ये पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी, ये सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया है, ये सही है। पूछा कौन सा गलत है, वो उत्तर हो जाएगा आपका। तो दूसरा है गोल्जी पिंड की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, गोल्गी या गोल्जी कह सकते हैं। तो गोल्गी पिंड की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था, ये भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है। राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पेलेड ने किया था, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। अब पूछा था क्या गलत है, बोलेंगे नहीं कोई गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या हो गया? यहाँ पर सही उत्तर हो गया विटामिन नहीं बल्कि विकल्प ई। प्रश्न संख्या 53। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को भारत होगा यहाँ पर, तो लगाइए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह समान आधार पर पद से हटाया जाएगा। तीसरा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्प ए और विकल्प सी जो है ये गलत है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्या प्रश्न कहता है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी को, भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। क्यों नहीं है? कि महान्यायवादी को हटाने के लिए जो है संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई प्रक्रिया लिखा हुआ ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकती है और इन्हें
रख सकती है। तो ये राष्ट्रपति के आशीर्वाद स्वरूप बने रहते हैं। इसके लिए संविधान में इसको बोल सकते हैं कि यह एक गैर संवैधानिक पद है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया जटिल है। यदि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पद की बात करें, इनको हटाने की बात करें, तो दोनों को हटाने की प्रक्रिया क्या है कि बहुत जटिल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके, और जब वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। ये 1 नंबर और 2 नंबर को हटाने की बात है। लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। तो बोल रहा है संसद को कोई अधिकार इसको नहीं है, क्योंकि संविधान में नहीं तो संसद इसमें क्या करेंगे। उसके बाद यदि और बात करूं तो भारत का महान्यायवादी को सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सुनवाई करने का पूरा अधिकार होता है। संसद की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं, परंतु वो मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, परंतु वह संसद के जो है मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। महान्यायवादी पद की जो प्रावधान है, यह संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत क्या होगा कि एक महान्यायवादी को नियुक्त किया जाएगा। आइए, किसे हटाया जाएगा इस बारे में कुछ भी नहीं चर्चा है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित हो जाता है तो किसी भी राज्य में एक बार में सिर्फ 6 महीने तक जो है कि लागू किया जा सकता है। यदि और आवश्यकता हो तो अगले फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया सकता है। लेकिन ऐसा करते करते कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं? अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या हुआ कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो 6 महीना के लिए, और बढ़ा के भी 6 महीने की अवधि, एक के बाद 3 साल नहीं करेंगे, 6 महीना अवधि करके बढ़ाएंगे, और बढ़ाते अधिकतम कितना ले जा सकते हैं? 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 56 पर। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली 7वीं अनुसूची की यदि बात करें तो इसमें शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है कि राज्य के पास कितना शक्ति रहेगा, केंद्र के पास कितनी शक्ति रहेगी। तो सूची जैसे शक्तियों के बंटवारे में 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची या केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है, और एक होता है समवर्ती सूची, उसमें ना राज्य का सरकार का अधिकार है और ना ही केंद्र सरकार का अधिकार है। जब जितना जिसको ज़रूरत होगा उस हिसाब से दोनों मिल बांट करके चलाएगा। केंद्र सूची में कुल मिलाकर के 97 विषय है और राज्य सूची में कुल मिलाकर के 66 विषय हैं। मुख्य जो संघ सूची के अंतर्गत आता है वो रक्षा आता है, उद्योग आता है, अन्वेषण ब्यूरो यानी खुफिया विभाग जिसको बोलते हैं, विदेशी मामले, रेलवे, खेल, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची का जो मुख्य विषय है वो क्या है? पुलिस है, कारागार है, जेल जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, तीर्थयात्रा है, मंदिर है, मदिरा है, ये सब जो है कि किसके अंतर्गत आ जाएगा? राज्य सरकार के अंतर्गत। उसके बाद विधि जो है दंड विधि प्रक्रिया, और विवाह, तलाक, कृषि भूमि, मूल्य नियंत्रण, बिजली, समाचार पत्र, ये सब कहाँ पर है? समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो इतनी सी बात को आप ध्यान रखें, खास करके राज्य सूची में कौन कौन सा विषय आते हैं और संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि नकदी फसल कहते किसको हैं। नकदी फसल उसको बोलते हैं कि जिसको उपजाने के बाद, जिसकी पैदावार हो जाने के बाद अमूमन लोग उसको बेच लेते हैं, उसको रखते नहीं है कि इसको हम बाद में यूज करेंगे। इस प्रकार के फसल को नकदी फसल कहते हैं। जैसे आप रुई उपजाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि बाद में यूज करने के लिए तोशक और तकिया बना करके सूतना है
आप क्या करेंगे, रुई उपजाएंगे, कॉटन, जिसको रुई को हम लोग क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं। तो कपास हम लोग क्या करेंगे, इसलिए नहीं उपजाएंगे कि बाद में खाना है और सोफा बना के सूतना है, बैठना है। उसको जब उपज हो जाएगा तो उसको हम लोग बेच करके और नगद कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। जैसे जूट है, जूट उससे बोरी बनता है, रस्सी बनता है। तो जूट जब भी किसानों को हो जाएगा तो उसको घर में किसी यूज के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि उसको बेच देते हैं और उससे सीधे नगद प्राप्त कर लेते हैं। गन्ना भी इसी प्रकार का फसल है, चाय भी इसी प्रकार का फसल है। तो ये सब नगदी फसल कहलाता है। तो यहाँ पर कपास, जूट और गन्ना तीनों नगदी फसल कहलाता है। इसलिए उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन। पूछा था कौन सम्मिलित नहीं है, तो तीनों सम्मिलित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 58 पर। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। कौन सा द्वीप? जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। सर्वाधिक तटीय अपर्दन कैसे होता है? किस कारण से तट का अपर्दन होता है? जैसे कि तट बोलते हैं समुद्र के किनारे को, तट। तो समुद्र के किनारे में जो किसी देश का स्थलीय सीमा लगती है, उसका तट का अपर्दन कैसे होता है, उस किनारे की मिट्टी कटती कैसे है? तो सबसे अधिक मिट्टी का जो कटाव होता है वह समुद्र के पानी की लहरों से होता है। कैसे होता है? समुद्र की पानी की लहरों से। ठीक है, तो सबसे अधिक तटीय अपर्दन होगा किससे? लहरों से। सबसे अपर्दन होगा धाराओं से भी, ज्वार भाटा से भी, लेकिन पूछा सबसे अधिक, तो लहरों से सबसे अधिक अपर्दन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो अर्ध उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ना तो पूरा उष्णकटिबंध हो और ना ही शीतोष्ण कटिबंध में हो, बीच में आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्ध उष्णकटिबंधीय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और उस 8 राज्यों में से एक राज्य आपका मध्य प्रदेश भी हो जाता है। कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, कर्क रेखा से नीचे उष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये कहाँ है? बीच में ही है। तो ऊपर में शीतोष्ण कटिबंध, नीचे उष्ण कटिबंध, और बीच में हम हैं, मतलब ना तो हम शीतोष्ण में हैं और ना ही उष्ण में हैं, तो हम आर्ध उष्ण कटिबंध में हैं। तो कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के वनों को आर्ध उष्णकटिबंधीय रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 61 पर। निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है उसमें जो विकल्प में दिया हुआ ये कौन सा समूह से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा क्या होता है? पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। सबसे बड़ा वृत्त है ये पृथ्वी पर का, इसलिए इसको महान वृत्त भी बोलते हैं और इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ते रहती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पर कुल मिलाकर के देशों की संख्या कितनी है। पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर कितने देश हैं, तो 13 देश हैं, कुल मिलाकर के 13 देश है, और ये 3 महाद्वीप से, ठीक है, होकर के गुजरती है। कौन कौन से 13 देश हैं? तो 13 देशों के मैं नाम बोल देता हूँ क्रम से, उसके बाद फिर विकल्प पर आ जाऊँगा। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम है और प्रिंसिपे, गैबॉन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरीबाती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया है। तो 2 विकल्प आपको यहाँ पर, ए में भी मलेशिया दिख रहा है और सी में भी आपको मलेशिया दिख रहा है। मलेशिया एक्चुअली नहीं है बल्कि इंडोनेशिया है। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया ये तीनों क्या है? भूमध्य रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो जगतपुर जो है कि पक्षी अभ्यारण्य है, ये जगतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये रोहतास में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? भागलपुर में है। ये कहाँ पर है? भागलपुर में है। ठीक है, जगतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भागलपुर जिला में स्थित है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पर। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुद्रा के वितरण से। एक्चुअली ग्रेशम का नियम जो है मुद्रा वितरण से संबंधित है, जो कहता है कि बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को जो है कि बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा क्या करता है? अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। ये नियम किसका है? ग्रेशम का नियम। तो ये मुद्रा के वितरण से, ग्रेशम के नियम में कहा गया है कि किसी भी परिचालित मुद्रा में अच्छे और बुरे दोनों धन शामिल होते हैं। धन में शीघ्रता से बुरे धन का प्रभुत्व कायम हो जाता है और अच्छे धन का जो है प्रभुत्व बहुत देर से कायम होता है। तो ग्रेशम का नियम किस बात से संबंधित है? मुद्रा के वितरण से संबंधित है। 5 पर क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है उसे कहते हैं। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको संदर्भ मूल्य कहते हैं। संदर्भ मूल्य क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के रूप में भी जाना जाता है। संदर्भ मूल्य को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ उत्पाद को प्रतिस्पर्धी के उत्पाद की कीमत से जोड़ थोड़ा कम पर बेच दिया जाता है। संदर्भ मूल्य वह लागत है जिस पर कोई निर्माता या स्टोर मालिक किसी विशेष उत्पाद को उसके पहले विज्ञापित मूल्य की तुलना में भारी छूट देकर बेचा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि विज्ञापित मूल्य क्या है कि 100 रुपया, और उस पर छूट दे दिया कि भाई 70% छूट दी और बेच दिए कितना में? 25 रुपया में। तो यही मूल्य संदर्भ मूल्य कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 नंबर, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और इसको याद रखेंगे आप। नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को। नए विदेश मंत्री पुनः एस जयशंकर बन गए हैं। और रुचिरा कंबोज अपने देश में किसी पद पर काबिज नहीं है। ये यूएनओ में किसी पद पर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 का क्या कहना है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? हाल ही में आप लोगों ने देखा कि नीट परीक्षाओं के बारे में काफ़ी बातें चर्चाएं में चल रही थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने इस जो है कि अनुचित साधनों को रोकने के लिए, जो धांधली चल रही थी उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया है। वो कौन सा अधिनियम बनाया? सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए बना है। ठीक है ना, अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। 68 नंबर, इसमें 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं। गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति करना इसका लक्ष्य है। लैंगिक समानता की समाप्ति करना भी इसका लक्ष्य है। तो आपको पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये तीनों सही है। ठीक है, उपयुक्त में से तीनों सही है। पूछा था कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि सभी सही है और आपसे पूछा गया था कि कौन सही नहीं है। तो याद रख लीजिए, सतत विकास 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसमें टोटल कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य हैं। गरीबी के सभी रूप की समाप्ति कर देना इसका लक्ष्य रखा गया है। लैंगिक समानता जो है कि समाप्ति, लैंगिक असमानता की समाप्ति करना ये होना चाहिए था। लैंगिक समानता की समाप्ति तो नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पर लैंगिक असमानता की समाप्ति करना इसका उद्देश्य रहा होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर जीत लिया है? तो डैनियल मेदवेदेव जो थे ये कई बार के चैंपियन रह चुके थे, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको विंबलडन भी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का जो खिताब है दानियल मेदवेदेव को हरा करके किस खिलाड़ी ने जीता है? विकल्प एक आता है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और यानिक सिनर ये इटली के खिलाड़ी हैं, और रोहन बोपन्ना ये भारत के खिलाड़ी हैं।
तो किसने जीता है? तो विकल्प बी जो है यानी सिनर, इटली के खिलाड़ी, इन्होंने जो है मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीत लिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI इसको कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करो तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण चल रहा था। इन्होंने जो यासिन सिनर थे, ये इटली के खिलाड़ी थे, इन्होंने रूस के मेदवेदेव को हरा करके यह खिताब जीता है। सिनर जो है यानिक सिनर ने अपने करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक ना। सिनर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और ये जो नोवाक जोकोविच है, इसके बाद ये पहले खिलाड़ी, मतलब उनके बाद यह दूसरा खिलाड़ी है जो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। और इटली यह ग्रैंड स्लैम जीतने वाला, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला पहला खिलाड़ी भी बन गया है। तो इतने बात याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। लास्ट प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन से रिपोर्ट और संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सही ढंग से सुमेलित है? रिपोर्ट है और संस्था दिया हुआ है, एक तरफ रिपोर्ट है और एक तरफ संस्था का नाम है। तो इसमें से सही ढंग से मेल खाती है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें से सही ढंग से मेल खाती है आपका विश्व आर्थिक संभावनाएं जो है विश्व बैंक जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक संयुक्त राष्ट्र नहीं, विश्व आर्थिक आउटलुक जो है ना, ये विश्व बैंक जारी करती है। विकल्प 2 सही नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करता है, ये ठीक है। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, 1 और 3 ये दोनों सही है, ठीक है। और जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये जो है ये विश्व बैंक जारी करती है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, यानी कि उत्तर तो आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। 1 और 3 सही है ना, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास विकल्प बी में देखिए रखा हुआ है 1 और 3, और जैसे ही 1 और 3 विकल्प में है तो 1 से अधिक नहीं उत्तर लेंगे। तीनों सही होता तो 1 से अधिक ले सकते थे, और यहाँ नहीं रहता तब भी ले सकते थे। क्योंकि विकल्प में 1 और 3 मौजूद है, इसलिए हम लोग विकल्प को ही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब था वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है यह विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक आउटलुक जो है ये विश्व बैंक के द्वारा। हमको लग रहा है ना कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं हैं, विश्व आर्थिक आउटलुक भी है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है आज के डेट में भी। तो ये था हमारा सेट नंबर 12, और भी शेड देखने के लिए बने रहेंगे आप शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।